बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन सिस्टम कैन हैव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम तीन गैसेस के लिए पढ़ते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए। तो आ जाते हैं पहले मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक का मतलब बेटा जैसे कि हीलियम गैस है, नियॉन है, आर्गन है। इस गैस में एक ही एटम होता है, तो ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के इक्वल हो जाएगा, और इसमें तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक डायएटॉमिक का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ठीक, इस टाइप की गैसेस जिसमें दो एटम्स होंगे। दो एटम्स होंगे इसमें। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, एक तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए और एक इलास्टिक मॉलिक्यूल के लिए। तो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देखिए क्या होगी। इसमें तीन तो ट्रांसलेशनल होंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलाउंग, और दो रोटेशनल भी इसमें काउंट होते हैं। एक तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन काउंट होगा ऐसे ऐसे, और एक जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन काउंट होगा यूं। एक्स एक्सिस के अबाउट वाला रोटेशन इसमें काउंट नहीं होता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रिजिड मॉलिक्यूल के लिए होगी वो 3 तो ट्रांसलेशनल वाली हो जाएगी और प्लस 2 रोटेशनल वाली हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें दूसरा केस होता है इलास्टिक। तो इलास्टिक वाले केस में इसका वाइब्रेशन भी काउंट होता है। तो वाइब्रेशन भी जब काउंट होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 तो ट्रांसलेशनल वाली होंगी, 2 रोटेशनल वाली होंगी और 2 वाइब्रेशनल वाली होंगी। तो टोटल इसमें हो जाती है 7। तो इलास्टिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, जैसे कि मीथेन हो गई, ओजोन हो गई। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक तो रिजिड के लिए और एक इलास्टिक के लिए। तो रिजिड के केस में, रिजिड मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल टाइप होगा, यानी कि नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। तो इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलाउंग 3 ट्रांसलेशनल तो काउंट होंगे ही होंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल काउंट होंगे, प्लस इसमें 3 रोटेशन काउंट होंगे, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलाउंग। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के इक्वल हो जाता है। और जो इलास्टिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल होगा, इस टाइप का, इसमें 3 ट्रांसलेशनल काउंट होंगे, 3 तो ट्रांसलेशनल काउंट होंगे, प्लस 2 रोटेशनल काउंट होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के वाला रोटेशन जो है वो काउंट नहीं होगा, और 2 वाइब्रेशन वाले भी काउंट होंगे, तो +2 वाइब्रेशनल। तो टोटल इसमें हो जाएगा F इज इक्वल टू 3 2 5 2 7। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बेटा आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की कितनी होगी, तो मोनोएटॉमिक के लिए तो 3 हो जाएगी। डायएटॉमिक के लिए जब हम बात करेंगे तो जो रिजिड वाला मॉलिक्यूल था उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे, यानी कि 5। और जब हम पॉलीएटॉमिक के लिए बात करेंगे तो जो ये रिजिड वाला है, यानी कि नॉन लीनियर वाला जो केस है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 3, डायएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 5 और पॉलीएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 6 के इक्वल। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड पर। तो VRMS इसको लिखते हैं, ये वैल्यू होती है √ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर अपॉन n। ठीक, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं
सबकी वेलोसिटी का या स्पीड का जो स्क्वायर है उसका समेशन, और अपॉन में n से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम n कंसीडर करें और उसका रूट ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगी Vrms स्पीड। ठीक है, देखिए प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता था 1/3 रो Vrms स्क्वायर, तो यहां से भी एक दूसरा फॉर्मूला बनता है Vrms इक्वल टू 3p अपॉन रो का अंडर रूट। ठीक है, और यहां से यही फॉर्मूला 3RT/m0 के इक्वल आ जाएगा। P अपॉन रो की जो वैल्यू है वो RT/m0 लिख सकते हैं, और इसी वैल्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट 3kT/m बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में। तो यहां पर जो m0 है वो है मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर जो m है ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो Vrms का एक फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो V एवरेज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी स्पीड का सम अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं, ये एवरेज वैल्यू निकल के आ जाती है। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक और फॉर्मूला इसका निकल के आता है V एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8p अपॉन पाई रो। इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई, p अपॉन रो को RT/m0 लिख सकते हैं, और इसी को 8 अपॉन पाई अंडर रूट KT/m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये V एवरेज की वैल्यू आ जाती है, एवरेज स्पीड की वैल्यू। इस एवरेज स्पीड को Vrms यानी RMS स्पीड के टर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे देखो, इस वाली इक्वेशन में अगर हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो 3kT हो जाएगा, नीचे 3m हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया तो ध्यान से देखो इतनी जो वैल्यू है अंडर रूट 3kT/m, ये Vrms रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। तो इतना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन 3 पाई इंटू Vrms, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बेटा 0.92 के इक्वल आती है, तो 0.92 Vrms। तो देखो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला 0.92 Vrms भी होता है, ये Vrms के टर्म में फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट स्पीड पर आते हैं, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है कि जैसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें ज्यादातर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है तो वो उस पूरे सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहलाती है। जैसे मान लो कई सारे मॉलिक्यूल हैं, उसमें स्पीड हमको दे रखी है 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ऐसे दे रखी है इतने मॉलिक्यूल की स्पीड। तो इसमें देखो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या है, 2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है मॉलिक्यूल की वो 2 के इक्वल है। बात समझ आई बेटा? अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है V मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू होता है अंडर रूट 2p अपॉन रो के इक्वल, और ये इक्वल टू वैल्यू बन जाती है अंडर रूट 2 RT/m0 के इक्वल, और यही वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 2 KT/m0 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? ओके, अब इसमें अगर हम ऊपर 3 से नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो इसी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आरएमएस स्पीड के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो देखो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 इंटू 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और एक 3 से नीचे डिवाइड कर दिया, तो इतना जो टर्म है वो Vrms के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2/3 Vrms। अंडर रूट 2/3 की जब वैल्यू निकालते हैं तो ये 0.82 के इक्वल आती है। तो V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला आरएमएस स्पीड के टर्म में 0.82 Vrms के इक्वल हो जाएगा। और वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, एक क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो नीट 2019 में पूछा गया है बेटा। पूछ रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू। एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स मास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आरएमएस स्पीड बेटा इंक्रीज कर जाएगी। जो वी आरएमएस होता है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर होता है। वी आरएमएस इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट 3RT बाई एम नॉट। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी वीआरएमएस स्पीड बढ़ेगी, और वीआरएमएस स्पीड बढ़ेगी तो हम कहेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर बढ़ेगी, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसमें कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स becomes just sufficient for escaping from earth atmosphere। गिवन मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर O2 के जो मॉलिक्यूल है वो अर्थ के सरफेस से एस्केप कर जाएंगे। तो जब उनकी स्पीड एस्केप स्पीड के इक्वल हो जाएगी तो एस्केप कर जाएंगे, और एस्केप स्पीड कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यानी वी आरएमएस स्पीड की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा हम लोग, वी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3kT बाई एम, ये वाला, क्योंकि मास ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है। तो ये वी आरएमएस को रख देंगे 11.2, ये किलोमीटर पर सेकेंड होता है तो 10⁻³ कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 3, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और टी निकालना है, और अपॉन मास ऑफ मॉलिक्यूल ये दे रखा है 2.76 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा और टी निकालते हैं तो इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है केवल। ये समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है। कहते हैं कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, इसमें इनके मॉलिक्यूल्स की वी आरएमएस दे रखी 200 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिर कहते हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं 127 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर चेंज कर देते हैं 0.05 इंटू 10⁻⁵। तो पूछ रहे हैं कि अब वी आरएमएस की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखो प्रेशर भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि बेटा जब भी प्रेशर बदलता है तो उसी रेशियो में डेंसिटी भी चेंज कर जाती है, तो प्रेशर का आरएमएस स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आरएमएस इक्वल टू याद करो होता था अंडर रूट 3p अपॉन रो। तो जितना प्रेशर चेंज करेगा उसी रेशियो में डेंसिटी चेंज कर रहेगी, तो वी आरएमएस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वी आरएमएस फिर किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर यहां जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वी आरएमएस चेंज होगा। तो देखो पहली कंडीशन में वी आरएमएस, दूसरी कंडीशन में वी डैश आरएमएस कंसीडर कर लेते हैं। तो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? ये अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। वी आरएमएस की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी के इक्वल होगी। तो यहां से देखो अंडर रूट ऑफ वी आरएमएस, ये 27 प्लस 273 तो 300 हो जाएगा, और नीचे 127 प्लस 273 तो कितना बन जाएगा? 400 के इक्वल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो v डैश आरएमएस की वैल्यू होगी वो ये देखो 2 बन के आ जाएगा इधर, तो 2 अपॉन रूट 3 वी आरएमएस के इक्वल हो जाएगी। और वी आरएमएस वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। तो 2 इंटू 200 अपॉन, और नीचे आ जाएगा ये रूट 3, तो टोटल हो जाएगा ऊपर 400 अपॉन रूट 3। तो 400 बाई रूट 3 ये नई वाली वी आरएमएस इनकी बन जाएगी।
इतना समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आते हैं मीन फ्री पाथ पर। ये क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो कई सारे मॉलिक्यूल हैं जो मोशन कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल मान लीजिए पहले इस मॉलिक्यूल से टकराता है, फिर उसके बाद इस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर उसके बाद इस मॉलिक्यूल से, फिर इस मॉलिक्यूल से, फिर इस मॉलिक्यूल से, ऐसे ये कई सारे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये फ्री पाथ लैम्डा 1 का कवर हुआ, ये वाला फ्री पाथ लैम्डा 2 का, ये वाला फ्री पाथ लैम्डा 3 का, ये वाला लैम्डा 4 का, ये वाला लैम्डा 5 का। ऐसे मान लीजिए n टक्करें होती हैं, n बार कोलिजन होता है, तो लैम्डा n तक ये पाथ जाएंगे। तो उन सब की हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा मीन, उसको हम लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड सो ऑन। मान लीजिए n बार कोलिजन हो रहा है तो लैम्डा n अपॉन n के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इस मीन फ्री पाथ की वैल्यू। और इसको जब हम सॉल्व करके निकालते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो ये वैल्यू आती है 1 अपॉन √2 पाई nd स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल करके आता है। यहां पर जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और d जो है ये डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है। तो मॉलिक्यूल के डायमीटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में लैम्डा की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 पाई nd स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकलते हैं। ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि n अपॉन v की वैल्यू। तो देखो एक फॉर्मूला होता है pv इज इक्वल टू nkt। तो यहां से हम p इज इक्वल टू n अपॉन v इधर आ जाएगा, तो ये स्मॉल n kt के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से स्मॉल n की वैल्यू p अपॉन kt के इक्वल लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहां पुट अप कर दें तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला बनेगा, kt की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे ये √2 पाई pd स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला बनता है, ये आ गया टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में। एक और फॉर्मूला बनता है, वो ये है कि लैम्डा इक्वल टू, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें ऊपर अगर हम स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें। स्मॉल m यहां पर जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है, तो नीचे देखो एक मॉलिक्यूल का मास और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये डेंसिटी बन जाएगी, रो डेंसिटी, इसको डेंसिटी लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला यहीं से निकल के आएगा, m अपॉन √2 पाई रो डी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले मीन फ्री पाथ के निकल के आते हैं, जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पर तो खूब पूछे गए हैं, ठीक है, इन पर भी बन के आ सकते हैं। ये समझ आया बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो नीट 2020 में आया है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ दिया है उसने। देखिए कहते हैं द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस with molecular diameter d and number density n can be expressed as, फॉर्मूला पूछा है उसने केवल। कौन सा फॉर्मूला सही होगा बेटा बताओ? सेकंड वाला फॉर्मूला देखो इसमें करेक्ट होगा, 1 अपॉन √2 पाई nd स्क्वायर। क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो नीट 2014 में पूछा गया है बेटा। इसमें कह रहे हैं द मीन फ्री पाथ फॉर ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस रेडियस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई nd स्क्वायर होता है। d यहां पर डायमीटर है मॉलिक्यूल का, यहां पर ये रेडियस दे रखी है, तो रेडियस के पूछ रहे हैं मीन फ्री पाथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है। तो जब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर है तो यही लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डायमीटर को रेडियस के टर्म में लिखा जा सकता है 2r के इक्वल। तो 2r का स्क्वायर मतलब ये r का स्क्वायर,
तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू 2/3E। ये प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में रिलेशन था। मतलब ये था 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए इस v को अगर इधर ले आए तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो जाएगा। PV को लिख सकते हैं NKT इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस में अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर दें तो दूसरी तरफ आ जाएगा 3/2 kT। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की ये काइनेटिक एनर्जी है। अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आ रही 3/2 kT, ये बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए आती है। ये होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये बन जाएगा बेटा F/2 kT के इक्वल। क्योंकि F यहाँ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होती है? 3 होती है। तो तभी ये 3/2 kT के इक्वल आ रहा है। तो जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल का बन जाएगा F/2 kT के इक्वल। तो अगर हमें मोनोएटॉमिक के लिए निकालनी है तो फॉर मोनोएटॉमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल होगी, वो हो जाएगी 3/2 kT के इक्वल। यानी मोनोएटॉमिक गैस का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के इक्वल होती है। इसी तरीके से फॉर डायएटॉमिक, डायएटॉमिक की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल डायएटॉमिक गैस के लिए, तो डायएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 के इक्वल होता है। तो वो बन जाएगी 5/2 kT के इक्वल। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 5/2 kT। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उसके एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 6/2 kT के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के इक्वल होता है। तो 6/2 kT को 3 kT भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके भाई।